कि चुनावी सभा में आपके अपने प्रत्याशी जिन्होंने अभी आपको बताया कि उन्होंने विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए राज्यसभा का आपकी सेवा की है, और मैं आगे भी कहना चाहता हूं, ये आगे भी आपकी एक मुख्यता के रूप में आपकी सेवा करते रहेंगे। ऐसे सम्मानीय राम कुमार कश्यप जी, जिन्होंने आपको सुना, आपके बीच में लगभग 1 महीने से आपके बीच में है। उत्तर प्रदेश के उस इलाके से आप आते हैं जहां उस लोकसभा का नाम आता है तो लोगों के मन में ख्याल आता होगा, लेकिन ऐसे सांसद सतीश जी, गौतम साहब, जो आपके जिले के चुनाव के प्रभारी हैं, क्योंकि हर विधानसभा के चुनाव में लगभग 25-30 साल से मैं आपके यहां जाता हूं। आपने जिस मेहनत के साथ उस अलीगढ़ लोकसभा से आप जीत करके आते हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की सेवा और उनका भाव आप ग्रहण करते हैं, और इसके कारण तीसरी बार आपको सांसद बनाया है। भाई, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष बहुत ही अनुभवी हैं। मैं देखता हूं कि ये पार्टी का काम करते हैं भाई ब्रजभूषण गुप्ता जी, जिले के प्रभारी भाई भारत भूषण जी, इस कार्यक्रम के संयोजक धर्मपाल जी, इस कमालपुरा विधानसभा के प्रभारी मेयर सिंह जी, मेरे साथ आए राजस्थान से पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, और अभी विराटनगर, क्योंकि आपके क्षेत्र से विराटनगर का बहुत अच्छा संबंध है। यह वही विराटनगर है, उस विराटनगर से हमारे विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी आए हैं, और ये भी लगभग 1 महीना से आपके हरियाणा में काम कर रहे हैं। भाई प्रवीण लाठर जी, संयोजक चुनाव इंद्री, भाई सुरेंद्र जी शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा, भाई रघुवीर जी बतान, वरिष्ठ भाजपा नेता, अमनदीप जी बिक्र, मंडल अध्यक्ष अमित कंबोज जी, मंडल अध्यक्ष अनिल चौहान जी, मंडल अध्यक्ष सोहन सिंह जी राणा, पंकज कंबोज जी, शुभम गुप्ता जी, राजेश सैनी जी, और इस सभा में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, एक साथ आप सभी लोगों का दर्शन का लाभ मुझे मिला। मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। आज मेरी 3 सभा थी, यह मेरी तीसरी सभा है, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आप अच्छी तरह से जानते हो। यहां की रिश्तेदारी, नातेदारी ये भी कहीं ना कहीं होके निकली हुई है। मेरा 4 दिन पहले कार्यक्रम बना था तो मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे, लगातार हरियाणा से फोन आ रहे थे कि आप हमारे यहां आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं आ रहा हूं, कार्यक्रम बन रहा है। लेकिन कई लोगों से कहा कि मेरे आने का मतलब क्या है, ये तो आप समझते हो। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई या तो मैं आऊंगा तो 2, 3, 4, 6 बारात उधर करानी पड़ेंगी, नहीं इधर करानी पड़ेगी। जब तक बारात नहीं होगी तब तक काम कैसे चलेगा। तो मैंने कहा, क्योंकि हमारे पड़ोस के हैं, सभी रिश्तेदारी हैं, वो आज भी मिले, कल भी मिलने वाले हैं, क्योंकि हर सीजन जब शादी का आता है तो ऐसे ही तो उत्तर प्रदेश में आना पड़ता है। अलीगढ़, हाथरस, वहां तक, मथुरा तक पूरा जाते हैं,
और यही आपके यहाँ होता है। गुड़गांव से लेकर के इस पूरे क्षेत्र में आपके यहाँ आना जाना रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा देश के अंदर किस तरह का परिवर्तन 2014 के बाद हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, और वो ध्यान में यह दिलाना चाहता हूं कि आजादी से पहले किस तरह की स्थिति हमारे देश के अंदर थी। इस देश में हजारों सालों की गुलामी के बाद कभी हूण आया, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए। लगातार उन्होंने देश पर राज किया। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूं, और वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि कुछ हमारे लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब चुनाव आता है तो जाति की पाति की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देखने वाले थे। और वो तमाशा देखने वाले इसलिए थे कि उनको उस आजादी का भान नहीं था, ज्ञान नहीं था, उसके बारे में वो जानते नहीं थे। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में कि उठो जागो, इस देश दुनिया पर छा जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं उस नरेंद्र ने कहा था और इस नरेंद्र ने करके बता दिया। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप परिवर्तन देख रहे हैं 2014 के बाद जिस तरह से देश में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे वो हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद से छुटकारा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने देखा है। आपने यह भी देखा है। मैं आपको 2014 से पहले भी ले जाना चाहता हूं। मेरे कई बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने 2014 से पहले हरियाणा की स्थिति देखी है, पूरे देश की स्थिति देखी है। किस तरह से देश के अंदर आतंकी आते थे, कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर, कहीं किसी चौराहे पर, कहीं किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे। हम कुछ नहीं कर पाते थे, हम टुटुर टुटुर देखते थे, भय के साये में रहते थे। लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देखा होगा। यही नहीं, जो लोग कहते थे कश्मीर के अंदर लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आती थी, धारा 370 के बाद आपने वहां परिवर्तन देखा है, परिवर्तन देखा है। मैं परसों के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर था, वहां मेरी 3 सभाएं थी। मैं उनमें गया, वहां के लोगों ने मेरे से कहा कि आप जहां सभा कर रहे हैं, जहां आतंकी साया हुआ करता था, यहां आतंकवादी आते थे। लेकिन मैं हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक गया, लोग जिस शांति के साथ रह रहे हैं, लोग कहते थे कि हम नीचे सामान लेने जाते थे, हमको 3-3 दिन हो जाते थे, 3 दिन में हमें नीचे जाते थे और 3 दिन में पैदल लौट करके उन पहाड़ियों पर जाते थे। लेकिन आज एक एक पहाड़ी पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से वहां एक एक पहाड़ी पर सड़क बन गई। ये 2014 के बाद हुआ है मेरे भाई और बहनों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो दर्द में इसलिए है कि मैं एक गांव से आता हूं, एक गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, क्योंकि गांव में रह करके सरपंच भी बना, वहां की स्थिति भी मैंने देखी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूं तो आप सभी को कि उससे पहले की स्थिति देख लेते। अरे बारिश के समय में तो किसी बारिश अगर ज्यादा आ जाती थी तो दूसरे गांव से दूसरे गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ 1-2 दिन और 3 दिन निकालने पड़ते थे, क्योंकि जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था, जाने के लिए रास्ता नहीं होता था। लेकिन भला हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का
कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से एक एक गांव को सड़क से पहुंचाने का काम किया। तो हम बट से मोटरसाइकिल लेकर के, गाड़ी लेकर के सुगम स्थान पर पहुंच जाते हैं। उन्हें पहले तो रिश्तेदारी में जाते थे तो दोपहर का खाना इसके यहाँ हुआ, शाम का अगर किसी के 4 मामा होते तो दूसरे मामा के होता था, 3 दिन में लौट करके आते थे। लेकिन अब तो जाते हैं 3 रिश्तेदारियों में होकर के शाम को अपने घर आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं, ये बताइए। ये परिवर्तन आपने देखा कि नहीं देखा? पहले गांव और शहर में परिवर्तन था। हम देखते थे शहर की स्थिति क्या थी कि गांव में ना शिक्षा थी, ना चिकित्सा थी, ना बिजली थी, ना पानी था, कुछ नहीं था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक घर को जोड़ने का काम किया है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश पहले से अग्रणी था तो यहाँ थोड़ा पहले आ गया। हम तो राजस्थान वाले और उत्तर प्रदेश वाले हैं, हमारे सतीश जी को पता है कि अभी पिछले दिनों इस तरह के गांव थे जो बिजली से जोड़ने का काम किया, सड़क से जोड़ने का काम किया है। मैं आपको यही याद दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। जरा 2014 से पहले का हरियाणा देख लीजिए, किस तरह का यहां भ्रष्टाचार होता था। किसानों की जमीन कितनी सस्ती ली जाती थी। किसानों को जो चेक दिया जाता था वो 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे, 2-2 रुपए के चेक। उनको जरा ध्यान करो, विशेषकर हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं और युवाओं से कहना चाहता हूं कि जरा अपने बुजुर्गों के पास बैठे 2014 और उससे पहले की कहानी तो सुने कि किस तरह की कहानी थी। कई लोग कहते हैं कि ऐसी स्थिति होती थी, हमारा नौजवान पेपर देता था, नौकरी पर भी बोली हरियाणा के अंदर लग जाती थी। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब चुनाव आता है कांग्रेस का घोषणा पत्र निकल करके आता है, घोषणा पत्र निकल करके आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि शायद मैं जो कह रहा हूं उस बात को अगर ध्यान से सुनेंगे और घर जाकर के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। कांग्रेस के किसी भी घोषणा पत्र को उठा करके देख लीजिए। आपने अब का घोषणा पत्र, इससे हर 5 साल का घोषणा पत्र लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, वो घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। उसमें 10 और 15 बात वही मिल जाएंगी आज से 40 साल पहले जो कही थी, वही बात वो आज कहते हैं। गरीबी हटाओ को नारा किसने दिया? इंदिरा जी से लेकर के, राजीव गांधी जी से लेकर के, बीपी सिंह जी से लेकर के, बीच में और आ गए एक नरसिंह राव जी, उनसे लेकर के, सोनिया जी से लेकर के, अब राहुल बाबा भी वही कह रहे हैं, हम गरीबी हटाएंगे। अरे ये नारा तो देते देते कई पीढ़ी निकल गई आपकी। कांग्रेस का गरीब से कोई नाता नहीं है, मजदूर से कोई नाता नहीं है। आप योजना उठा करके देख लीजिए। अगर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, हमारी 2014 में केंद्र की सरकार बनी थी, जो संकल्प पत्र हमने जनता के बीच में रखा वो पूरा किया। वो 2019 तक पूरा हुआ, 2019 में रखा, वो 2023 तक पूरा किया, और अभी जो 2024 में रखा है वो भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। क्योंकि पहली कलम अगर चली देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो किसानों के भले के लिए चली। दूसरी कलम चली तो देश में 4 करोड़ मजदूर और गरीबों को मकान बनाने के लिए चली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान के अंदर 8-9 महीने पहले चुनाव हुए थे, हमने संकल्प पत्र जारी किया था राजस्थान के अंदर कि हमारी सरकार आएगी, हम ये संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र पर हम काम करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, मेरे विधायक बैठे हुए कुलदीप जी धनखड़, आप पूछ लीजिएगा और आपके जानने पहचानने वाले बहुत होंगे।
हमने 9 महीने के अंदर हमने 50% संकल्प पत्र को पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम किया है। हमने जो वादा किया था, एक एक वादा हमने पूरा किया है। और यही नहीं, क्योंकि किसानों के दर्द को, किसानों के उन बच्चों के दर्द को हम अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान के अंदर 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। हमने कहा जिन्होंने किसानों के बेटों को आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उसे हम किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। हमने 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 16 दिसंबर को हमने SIT गठित की, और आज मैं आपसे कह सकता हूं 150 से ऊपर ऐसे लोग जिन्होंने नकल में हिस्सा लिया था, नकल कराई थी, वह सलाखों के अंदर हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये हमने करके दिखाया है। और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारी सरकार 9 महीने पहले आई है, पहले कांग्रेस की सरकार थी। हमने देखा कि हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर हमारे किसान का बाजरा 2300 रुपये में खरीदा जा रहा था। आपका खरीदा जा रहा कि नहीं खरीदा जा रहा था? 2300 रुपये में लिया था ना। लेकिन हम वहां आंदोलन कर रहे थे, राजस्थान के अंदर हम आंदोलन कर रहे थे, और आंदोलन हम किसान के लिए, इस बात के लिए कर रहे थे कि हमारा बाजरा भी हरियाणा के अंदर जब 2300 रुपये में खरीदा जा रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर खरीदा जा रहा है, तो हमारे किसान का 1200 में और 1300 में बाजरा जा रहा था। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ वोट मांगने आएंगे तो झड़ी लगाएंगे, ऐसे ऐसे वायदा करेंगे, आप पूछो मत ही ना, विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बात यही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग जैसे ही चुनाव आते हैं, ये अपने घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। कांग्रेस सही माने में पूछिए, झूठ और लूट की दुकान है, झूठ और लूट की दुकान है। क्योंकि जब मैंने कहा देश जब आजाद हुआ था तो नई सरकार बनी थी, देश के कितने लोगों ने इस मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो सपने देखे थे, जो ख्वाब देखे थे देश की आजादी के बाद, उन्होंने देखा था कि एक अच्छा भारत होगा, लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र ऐसा होगा उसमें सभी को सहभागिता मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने आते ही जिस तरह का किया, सबसे पहले तो देश के टुकड़े करने का काम किया, और उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसने सबसे पहले देश को भ्रष्टाचार के जाल में घोंसने का काम किया, भ्रष्टाचार में इस देश को झोंकने का काम किया। सही मायने में अगर मैं कहता हूं तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और इसकी प्रदेश की और केंद्र की जब जब राज रहा है, आपने देखा होगा कितने तगड़े घोटाले इन्होंने किए हैं। कई लोग हमारे कहते हैं हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। अरे उनका DNA कितनी बार बदल गया भैया, ये तो बता दो, कितनी बार बदल गए वो, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, हमने देश की संस्कृति के लिए, देश की विरासत के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और उन्होंने ये साहस और विश्वास के साथ किया था कि आने वाली पीढ़ी हमारी ठीक प्रकार से रहे, उसको मान मिले और सम्मान मिले। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये लोग बात करते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा अल्लाह, जो भारत के विरोध में बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। राहुल जी, आप विदेश में जाकर के उनसे ही मुलाकात करते हो, जरा इसका कनेक्शन तो बता दो कि इनसे आपकी क्या रिश्तेदारी है, क्या कनेक्शन है, जरा ये तो बता दीजिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि उन लोगों से मिलते हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश का टुकड़ा करना चाहते हैं, देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। अभी आपने देखा विदेश में क्या बोलते हैं आरक्षण के नाम पर, इन्होंने कभी आरक्षण के पक्षधर नहीं रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने बाबा साहब का जितना अपमान किया आज तक किसी ने नहीं किया। इन्होंने बाबा साहब को
चुनाव नहीं लड़ने, टिकट नहीं दिया। अरे टिकट नहीं दिया, उनको चुनाव भी हराने का काम कांग्रेस ने किया, उनको अपमानित करने का काम भी कांग्रेस ने किया। और बाबू जगजीवन राम को किस तरह से निकाला आपको पता है? बाबू जगजीवन राम को भी इसी तरह से इन्होंने उनका अपमान करने का काम किया। और सीताराम केसरी जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उनके साथ इस कांग्रेस ने क्या किया। लेकिन जैसे ही वोट आते हैं, ये हितैषी बनने की बात करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जो देश को डुबाना चाहती है। अभी कह रहे हैं हम धारा 370, आप बताइए, ये धारा 370 की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि तुम इस जवान को अपनी ये कह करके क्यों गंदी करना चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमेशा इस कांग्रेस ने देश को दंश देने का काम किया, चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, हमेशा इन्होंने इस दंश का देने का काम किया है। देश में जातिवाद और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम किया है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने 1984 में हमारे सरदार भाइयों के साथ किस तरह का जुलूस किया था। ये वही कांग्रेस है जो 75 के अंदर इमरजेंसी लगा करके इन्होंने प्रेस वालों को भी नहीं छोड़ा, हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को, किसी नेता को, विपक्ष के को नहीं छोड़ा जो अंदर नहीं किया हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आते हैं, ये कांग्रेस इसी तरह की बात करती है। हरियाणा वाले आप तो होशियार हैं, और हरियाणा वाले तो सारी चीज जानते भी हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपकी सभा के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारा कोई भी रिश्तेदार होगा, कोई भी मिलने वाला होगा, कोई भी कार्यकर्ता होगा, जरा एक बार देख लीजिए, क्योंकि हरियाणा के आदमी तो होशियार होते हैं। ये तो मैं सही कह रहा हूं ना, होशियार होते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप जब दुकान पर कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो बड़ी होशियारी से देखते हैं उसको। आप गाड़ी भी लेते हैं तो उसको भी बड़ी जोरदार देखते हैं, कलर भी पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? ये चाहिए मेरे को तो ये नहीं लूंगा, वाली 3 दिन बाद लेनी पड़े, लेकिन यही लेनी है मुझे। मैं कहता हूं एक दिन कहा कि आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो मैंने कहा तुम वापिस कैसे आ गए? कि कलर पसंद नहीं आया इसलिए वापिस आ गए। तो हरियाणा का व्यक्ति तो ये इतना होशियार है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, या हम एक छोटी सी मटकी भी लेने जाते हैं, तो उसको भी ठोक बजा करके देखते हैं, कहीं इसमें कोई छेद तो नहीं है, कहीं इसमें बाढ़ तो नहीं है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अरे बारिश ही के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अब यार एक बात बताओ, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, तो आंकलन करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका 2014 के बाद आपके हरियाणा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है? अब उस गाड़ी का लेके क्या करते जब रोड ही नहीं होता? लेकिन अब आप गाड़ी है कि देखते हैं, जिधर जाते हैं हरियाणा में हाईवे है, कहीं ब्रेक पर पाम रखने की भी बात नहीं आती है। ये 2014 के बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेस के लोग आएंगे, बरगल आएंगे, आपको कुछ भी कहेंगे, लेकिन किसी के झांसे में नहीं आना है। वोट कमल के फूल को देना है, और यहाँ हमारे राम कुमार कश्यप जी को विजयी बनाना है। ये राम स्वरूप कश्यप जी, मैं तो देख रहा था राम स्वरूप जी का नाम आया, मैंने कोई वो होंगे, लेकिन मैंने आकर के देखा ये तो बहुत ही अनुभवी और राज्यसभा के सांसद रहे, आपके विधायक रहे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप जहां रिश्तेदारी है वहां सभी जगह फोन करके भी कहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वोटों से राम कुमार जी को विजयी बनाएंगे, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। अंत में एक बात कहूंगा मैं आपसे कि ये बात पक्की है ना, पक्की है ना? अरे वो गौतम जी ने कहा था ये पंजा मत दिखाओ, इसने तो देश को गंजा कर दिया, इस पंजे ने देश को गंजा कर दिया। ये हनुमान जी की मुष्टिका है, ये हनुमान जी की मुष्टिका